तो हमें डिस्कशन करना है कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट बना के उसके टीपीजी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टोरी में कहा गया कि 2 स्टूडेंट बनाने हैं, तो लेट कि पहले स्टूडेंट का नाम है ए। अब हम जानते हैं कि भाई डॉट ऑपरेटर यूज होता है, तो यहाँ पे हम कई फील्ड बनाएंगे। जैसे एक फील्ड बनाएंगे नेम, ऐसे एक बनाएंगे पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री एंड एम फॉर मैथ्स। ऐसे होगा 200 टोटल, परसेंट और ग्रेड। पहले मैं सिखाऊंगा अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमने सीखा था कि सब कुछ मेन प्रोग्राम में लिखना। तो हम देखेंगे हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा जॉब, क्योंकि जो ऑपरेशन हम ए पे परफॉर्म करेंगे रिपीटेडली वही ऑपरेशन हमें बी पे भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो वी हैव टू राइट कोड 2 टाइम्स, लेकिन बाद में हम इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करेंगे। हम फंक्शन बना लेंगे। अब फंक्शन का एडवांटेज क्या है कि वी हैव टू राइट कोड ओनली वंस। अब 2 स्टूडेंट है तो हम 2 बार फंक्शन कॉल करेंगे, कोडिंग बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे, यहाँ आ जाएगा पी, सी, एम, टोटल, परसेंट और ग्रेड। अब जैसे यहाँ पे इनपुट लेना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट एस ए डॉट नेम, जबकि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा गेट एस बी डॉट नेम। अब देखिए कोडिंग रिपीट हो गई। अब कल को मंजी की टीचर कहती है कि दोस्त नूर सी ओ डी, तो वी हैव टू राइट दिस लाइन ट्वाइस फॉर सी एज वेल एज डी। अब इसी तरह से हम पी को इनपुट करवाएंगे, तो पी को कैसे इनपुट करवाएंगे स्कैन एफ, क्योंकि इंटीजर तो परसेंट डी, वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम क्या है ए, डॉट कौन सी फील्ड, पी फील्ड। ऐसे जब हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्कैन एफ परसेंट डी और फिर एम परसेंट बी डॉट पी, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करते हैं तो पहले वेरिएबल का नाम फिर डॉट आता है। इस डॉट को हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा टोटल कैलकुलेशन करना। तो ए का टोटल कैसे निकलेगा, ए का पी प्लस ए का सी प्लस ए का एम, जबकि यहाँ पे टोटल कैसे निकलेगा बी डॉट पी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट एम। अभी जो हमने फिगर देखा था कि 2 स्टूडेंट हमें मेंटेन करना है, उसी का हमने प्रोग्राम बनाया है। उसे कंपाइल कर लेते हैं और उसे रन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने कंसेप्ट समझा था ये वैसे ही कुछ कंसेप्ट है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नया मेथड यूज करने होंगे। जैसे पहला मैंने स्टूडेंट कहा अजय, हमने मार्क्स दिए जैसे 80, 86 और 84। अब यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, देखें क्या हमें दिक्कतें आ सकती हैं। हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल फील्ड इनपुट किया है, अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ सकती है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करने वाला हूँ,
अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे p, तो p में चला जाएगा 80, c जिसमें चला जाएगा 86 और m जिसमें चला जाएगा 84। अभी जो एंटर रिमेन्स इन कीबोर्ड, रिमेन्स इन मेमोरी, कारण कि इंटीजर वेरिएबल्स थे। अब दिक्कत एक बात है, जब हम इसके बाद नेक्स्ट कोई स्ट्रिंग डेटा लेते हैं, जैसे अब लिखा रहेगा एंटर नेम 2, अब कंप्यूटर के लिए कैरेक्टर है, तो ये जो कैरेक्टर जो कीबोर्ड में बचा हुआ वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा, विल गेट ट्रांसफर्ड हियर। तो हमसे नेम पूछा ही नहीं जाएगा, सो वी टू क्लीन इट, वी हैव टू क्लीन इट using flush std in। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल डेटा के बाद स्ट्रिंग में दिक्कतें आती है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं जावा भी सीखूंगा तो जावा में भी दिक्कतें आएंगी। तो ये तो सी का तरीका हो गया। अब यही हम सी प्लस में करेंगे, तो लिखेंगे सी डॉट इग्नोर। तो मैं अपने दोस्तों को समझाना चाहता हूं कि जब हमने न्यूमेरिकल डेटा लिया तो लास्ट में हमने एंटर प्रेस किया। अब एंटर भी एक कैरेक्टर है जो कि कीबोर्ड की मेमोरी में रिमेन्स रह गया। अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग डेटा है, स्ट्रिंग और कैरेक्टर डेटा। वैसे कभी दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन दिक्कतें कब आएंगी? न्यूमेरिकल डेटा के बाद स्ट्रिंग या कैरेक्टर डेटा हो, तो ये वाला एंटर यहाँ आ जाएगा। तो हमें इसे क्लीन करना पड़ेगा। अब इसे क्लीन करने का फायदा क्या रहेगा कि मेमोरी में कुछ भी नहीं बचेगा, जिससे कि हमसे सिस्टम क्या पूछेगा, नेम पूछेगा। तो चलिए हम ट्राई करते कि दिक्कतें आती हैं या नहीं। अब मैं एंटर प्रेस करने वाला हूँ दोस्तों, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि नेम स्किप हो जाएगा, तो नेम पूछ ही नहीं रहा हमसे, डायरेक्टली मार्क्स पूछ रहा है। तो हमने कहा 45, 55 और से 33। तो सिस्टम हमें बता रहा है कि भाई 2 स्टूडेंट थे। पहला था अजय जिसका टोटल बना 250, परसेंट था 83.33, पास हो गया। लेकिन अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड में नेम मिसिंग है, टोटल शो हो रहा है लेकिन हमें ग्रेड क्या दिख रही है, फेल दिख रही है। तो हमें करेक्शन क्या सीखने को मिला कि न्यूमेरिकल डेटा और स्ट्रिंग इनपुट करने से पहले हमें लगाना पड़ेगा फ्लशिंग बिफोर टेकिंग द नेम सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एफ फ्लश stdin। तो ऐसे स्ट्रिंग में कभी भी इसे पहले नहीं लगाता हूँ, मैं पहले प्रोग्राम को रन करता हूँ, दिक्कतें आती हैं, जहां इंफॉर्मेशन स्किप हो रही है उसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एफ फ्लश stdin। अब यही कंसेप्ट हम प्रोग्राम में भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसे सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो नेम पूछा जा रहा है, तो हमने कहा अजय और फिर कुछ मार्क्स दे दिए 80, 84, 86। हमसे सेकंड नेम पूछा गया, हमने कहा विजय, हमने कहा 33, 45 और 55। तो पहला है देखिए दोस्तों अजय, दूसरा है विजय। अब देखिए आप नेम भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, टोटल शो हो रहा है, परसेंटेज शो हो रहा है, ग्रेड भी शो हो रही है। अब ये प्रोग्राम ने डिजाइन कैसे किया, उस प्रोग्राम को डिस्कस किया जाए। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसका हमने नाम दिया स्टूडेंट, और जैसा से हमें कहा गया था वैसा हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन किए, नेम, परसेंटेज और ग्रेड। पहले हमें फर्स्ट स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी थी, तो हमने लिखा ए डॉट नेम, ऐसे ए का पी, सी और एम। अब सिंपल सी बात है कि जैसे हमने ए का इनपुट किया वैसे बी का भी इनपुट कर सकते हैं, सी का भी इनपुट कर सकते हैं, डी का भी इनपुट कर सकते हैं। हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी थी, तो हमें ए का टोटल निकाला। तो ए का टोटल कैसे निकलेगा, ए का ही फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स। सिमिलरली बी के लिए कैलकुलेशन। अब काफ़ी दिन पहले हमने दोस्तों को टाइप कास्टिंग सिखाया था कि इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा इंटीजर आता है। इसका यहाँ से टीचर ने यहाँ पे लिखा 3.0। जब हम 3.0 लिखते हैं तो वो इंटीजर नहीं रह जाता,
तब वो क्या बन जाता है, फ्लोटिंग वैल्यू। लेकिन मुझे टीचर ने कहा भाई मुझे तो 3 लिखना है नीचे, तो उसके समय यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। तो ये 2 ऑप्शन, या तो हम लिखे 3.0, तो 3.0 से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, पॉइंट्स में। तो यहाँ टीचर ने क्या किया, इंटीजर अपॉन डबल किया, इंटीजर अपॉन फ्लोट किया है यहाँ पे, जिसका आंसर में आंसर फ्लोट में मिल जाएगा। तो टाइप कास्टिंग की जरूरत हमें नहीं पड़ी। लेकिन बाय चांस अगर हमें टीचर कहती कि दोनों इंटीजर में लिखने हैं, देन वी हैव टू परफॉर्म टाइप कास्टिंग। और जैसा कि मैं सिखा चुका हूँ कि सी प्रोसेस में ब्रैकेट्स हम चेंज भी कर सकते हैं। ब्रैकेट यहाँ लगा के हम ब्रैकेट यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, क्योंकि जावा, सी शार्प और बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो ऐसा तरीका यूज ना करके कौन सा तरीका यूज करती है, ये तरीका। सो दिस इज ग्लोबल टेक्निक। अब हमें ग्रेडिंग निकालनी है, तो इंजीनियरिंग के फील्ड में कम से कम 60 होने चाहिए मार्क्स। तो अगर आपके परसेंटेज 60 या उससे अधिक है तो पास हो, नहीं तो क्या हो, फेल। अब दोस्तों हमारे सिलेबस में एक टॉपिक होता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो जो काम हम एफ एल से कर सकते हैं वही काम हम किससे कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स। और इसकी खासियत कई सब में है, सी में है, सी प्लस में है, जावा में, सी शार्प में, पाइथन में। हालांकि पाइथन में डिफरेंट सिंटेक्स होता है, लेकिन है सभी में। शॉर्टकट वे टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग। सुटेबल व्हेन we have to assign value to some variable। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं OCJP हूँ, ओरेकल सर्टिफाइड जावा डेवलपर, तो ये क्वेश्चन OCJP में भी आता है। OCJP में आता है कि भाई इफ एल्स अवेलेबल है तो कंडीशनल ऑपरेटर की जरूरत ही क्या है। तो कंडीशनल ऑपरेटर कब सुटेबल होता है, जब हमें वैल्यू कहीं असाइन करनी हो। तो जब भी हमें वैल्यू को कहीं असाइन करना हो तो वी हैव टू यूज द कंडीशनल ऑपरेटर। अब हमें सिंटेक्स डिस्कस करना होगा, इसका सिंटेक्स कैसा है। कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स कुछ इस तरह का है। हमें लिखना पड़ता है कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू वैल्यू, फिर फॉल्स वैल्यू। अब जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो अभी हमने क्या लिखा था, इफ ए डॉट परसेंट ग्रेटर इक्वल टू 60, तो हम जानते हैं ये क्या है, कंडीशन पार्ट। तो हमने लिखा था कि ए की ग्रेड में क्या हो, पास, तो उसको हम कहते हैं असाइन करना, ये ट्रू वैल्यू हो गई। नहीं तो हमने कहा कि क्या हो, ए डॉट ग्रेड इक्वल टू फॉल्स। अब हमें टीचर ने इफ एल्स सिखाया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, कंडीशन ऑपरेटर में। तो पहले कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, ए डॉट परसेंट ग्रेटर इक्वल टू 60, तो हमने ये कॉपी करके यहां रख दिया। फिर क्वेश्चन मार्क, हमने क्वेश्चन मार्क यहां से कॉपी करके यहां रख दिया। फिर ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू क्या है, पी। फॉल्स वैल्यू क्या है, अच्छा देखिए यहां पे कॉलन आना चाहिए। फॉल्स वैल्यू क्या है, एफ। अब ये हमें असाइन किसको करना है, हमें इससे असाइन करना है वेरिएबल ए डॉट ग्रेड को। तो हमें ए डॉट ग्रेड यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे हमें ए डॉट ग्रेड केवल एक ही बार लिखना है। तो कंक्लूजन निकला कि जो काम हम इफ एल्स से कर सकते हैं वही काम कंडीशनल ऑपरेटर से हो सकता है। लेकिन व्हेन इट इज सुटेबल, इट इज ऑलवेज सुटेबल व्हेन वी हैव टू
असाइन द वैल्यू टू सम वेरिएबल। तो टीचर ने जब प्रोग्रामिंग की तो एक आपको सिंपल इफ एल्स से करके दिखा दिया, सेम वही ऑपरेशन किससे परफॉर्म करके दिखाया, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझा, यहाँ पे मैं एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने प्रोग्राम बनाया तो ए को मैंने सिंपल इफ एल्स से कैलकुलेट किया, जबकि बी को मैंने किसके थ्रू कैलकुलेट किया, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। अंत में डेटा को डिस्प्ले कर दिया। अब जहाँ स्ट्रिंग था वहाँ पे परसेंटेज, जहाँ इंटीजर था वहाँ पे परसेंट डी, फ्लोट और कैरेक्टर। और जिस जैसे हमने ए को डिस्प्ले किया वैसे बी भी डिस्प्ले हो गया। दोस्तों कभी कभी जब हम स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं हमें मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ डील करना पड़ता है। जैसे हमने अभी जो प्रोग्राम सीखा उसमें दो वेरिएबल थे, ए और बी। सर्टेन लाइंस ऑफ कोड गेट रिपीटेड। जैसे आपने देखा कि कुछ लाइंस बार बार रिपीट हुई, जैसे टोटल की लाइन फिर रिपीट हुई, परसेंटेज की लाइन रिपीट हुई। तो सॉल्यूशन क्या है? बेटर इज वी डिफाइन सम यूडीएफ। यूडीएफ हम सभी जानते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड पास स्ट्रिक्ट एज ए पैरामीटर। बेनिफिट क्या होगा? वी हैव टू राइट लॉजिक ओनली वंस, and can be called repeatedly from main or some other function. तो POP का मतलब सिंपली क्या हुआ? So POP approach means using struct with function. हमें अब देखना है कैसे से वर्क करना है। तो हम दो फंक्शन यहाँ बना लेंगे, इनफैक्ट तीन फंक्शन बना सकते हैं। पहला हम फंक्शन बनाएंगे रीड। हालांकि हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कॉलेज में टीचर नाम देंगे रीड डेटा या टेक डेटा या गेट डेटा। या हम लिखेंगे स्टूडेंट $x। इसे पास बाय रेफरेंस कहा जाता है। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पास बाय रेफरेंस क्या होता है, और हम जानते हैं ये क्या एक स्ट्रक्चर है। अब तक हमने केवल इंटीजर पास किया या फ्लोट पास किया है, तो टेक्निकली ये क्या कहलाएगा? पासिंग स्ट्रिक्ट एज पैरामीटर। तो जिससे से बिल्ट इन टाइप पास की जा सकते हैं वैसे स्ट्रक्चर भी पास किया जा सकता है। और यहां पे हम कुछ कोडिंग लिख देंगे, जैसे हम लिखेंगे गेट इज x डॉट नेम, क्योंकि वेरिएबल हम यहाँ पे किस नाम का यूज करें? x नाम का। अच्छा, ऐसे में एक फंक्शन बनाऊंगा कैलकुलेट। किसकी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है? स्टूडेंट $x की। तो यहां पे हम x का टोटल निकालेंगे। तो पहले जो लॉजिक हम मेन प्रोग्राम में लिखा करते थे वो लॉजिक का फंक्शंस में आ गया। अब दोस्तों ऐसे में एक फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले। हम चाहेंगे कि यहाँ पे परिवर्तन ना हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्ले का काम केवल जानकारी को शो करना है, ना कि परिवर्तन करना। तो जहां जहां परिवर्तन करना था वहां पे पास बाय रेफरेंस, और जहां पे परिवर्तन नहीं करना था वहां पे भी पास बाय रेफरेंस, लेकिन आगे क्या लगा दिया? कॉन्स्ट। कारण क्या कि जब हम टीम डेवलपमेंट करते हैं तो टीम में कई मेंबर्स भी होते हैं, तो हो सकता है कि कोई चालाक मेंबर यहाँ पे टोटल चेंज कर दे या परसेंटेज चेंज कर दे, जबकि हम चाहेंगे डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन चेंज ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम को रन करें, हमेशा एंट्री पॉइंट क्या होती है? मेन फंक्शन। तो मेन में एंट्री हो जाएगी।
अब दोस्तों मेन भी कौन कौन से हमें वेरिएबल चाहिए थे, दो वेरिएबल, एक तो स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। अब देखिए यहाँ पे कोडिंग कितनी साफ सुथरी हो गई। हम लिखेंगे रीड ए। अब ये रीड ए क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। हम जानते हैं कि आर्गुमेंट नेम और पैरामीटर नेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डेटा टाइप मैच होना चाहिए। तो ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, तो जिसको हम यहाँ पे ए करें उसको हम यहाँ पे किस नाम से रेफर कर रहे हैं, एक्स नेम से। अब आप लोगों को मैं हेडर फाइल बनाना भी सिखा चुका हूँ। हम चाहे तो ये कोडिंग अपने मेन प्रोग्राम में ही रखें, चाहे तो इसे techdev.h में रख दें। बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, आपका प्रोग्राम एकदम साफ सुथरा हो गया। अब सिंपली क्या लिखोगे, रीड बी। भाई सिंपल सी बात है कि जो ऑपरेशन ए के लिए परफॉर्म होगा वही ऑपरेशन किसके लिए परफॉर्म होगा, बी के लिए। अब टीचर हमसे वाइवा में पूछे कि आर्गुमेंट नेम और पैरामीटर नेम डिफरेंट होने का एडवांटेज क्या होता है। अगर मान लो कि गलती से रूल होता है कि जो आर्गुमेंट नेम वही पैरामीटर नेम, तो हमें दो बार फंक्शन बनाना पड़ता, एक बार ए के लिए और एक बार बी के लिए। लेकिन बेनिफिट क्या हुआ कि पहले वो ए के लिए वर्क करेगा फिर बी के लिए। अच्छा, फिर हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कैलकुलेट ब्रैकेट में क्या, ए। तो ये कैलकुलेट फंक्शन वर्क हो जाएगा किसके लिए, और फिर यही फंक्शन किसके लिए वर्क करने वाला है दोस्तों, बी के लिए। अब इसी तरह से हम अंत में करेंगे डिस्प्ले। किससे डिस्प्ले करना है, पहले ए को और फिर बी को, तो ये डिस्प्ले फंक्शन वर्क कर जाएगा। अब मेरा एक टॉपिक था एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तो मैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता था कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स होते, तो हमने एरे बनाना सीखा हुआ है। यहाँ मैं कहीं लिख देता हूँ, पहले डेटा टाइप, तो डेटा टाइप है स्टूडेंट, फिर एरे का नाम हमने दे दिया एस और फिर साइज दे दी 10। तो ये क्या कहलाएगा, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो बस हमें एक लूप परफॉर्म करके इन फंक्शंस को यूज करना है। तो जो ऑपरेशन हम 2 वेरिएबल्स में परफॉर्म कर सकते हैं वही ऑपरेशन हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हमने जो कंसेप्ट सीखा उसी का हम प्रोग्राम बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे अब हम हेडर फाइल यूज करना चाहेंगे आईओ स्ट्रीम। हालांकि हम यहाँ पे एसटीडीओ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इंटरचेंजेबली दोनों के साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट, जिसमें नेम भी और एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन है जैसा हमने थोड़ी देर पहले परफॉर्म किया था। ये हो गया एंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। हम चाहते से मेन फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते थे। अगर हम मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करते तो के लिए मेन के अंदर वर्क करता, लेकिन जैसे से ग्लोबल वेरिएबल होता है वैसे क्या हो सकता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन दे देते हैं हम दोस्तों। तो पहला फंक्शन में बॉस ने क्या कहा था, रीड, जिसमें क्या भेजना है, स्टूडेंट $x। अच्छा, काश में सी प्रोग्रामिंग कर रहा होता, .c, तो .c में हमें क्या लिखना पड़ता, स्ट्रक्ट स्टूडेंट $x। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमने .c दिया कि .cpp दिया। अब यहाँ पे कुछ कोडिंग आ जाएगी। अब ऐसे में बॉस ने कहा कि एक फंक्शन और क्या बनना चाहिए, कैलकुलेट, जिसमें क्या आ जाएगा, स्टूडेंट $x। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऐसे एक फंक्शन वॉइड शो या जो भी आप नाम देना चाहें, कांस्टेंट स्टूडेंट $x। तो ये था पास बाय रेफरेंस। ये भी पास बाय रेफरेंस ही है, लेकिन कैसा पास बाय रेफरेंस, कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस, जिससे कि कोई चेंजेस परफॉर्म ना कर पाए।
अब जहाँ तक कोडिंग की बात है दोस्तों, कोडिंग बहुत आसान है। क्यों? हमें बस ऊपर से कोडिंग कॉपी पेस्ट करनी है। तो यहाँ से मैं इस कोडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में हम वेरिएबल का नाम क्या दे रहे हैं एक्स। तो सिंपली हमें यहाँ पे ए नहीं बल्कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स। तो एक तरह से मेरे दोस्त सीख रहे हैं कि पहले अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में सब कुछ मेन के अंदर था, अब वही लॉजिक इसमें आ गया रीड फंक्शन में। अब दोस्तों मुझे शो फंक्शन बनाना है, तो शो फंक्शन भी बन जाएगा। कैसे? इसको कॉपी कर लो। लेकिन कॉपी करने का एडवांटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ पे सी आउट यूज करना था। हाँ, लेकिन हाँ आइडिया लग गया कैसा किया जा सकता है। अब यहाँ पे गेट का इक्विवेलेंट होता है सीन डॉट गेट लाइन। यही करने के सेकंड प्रोग्राम में मैंने सी प्रोसेस के सिंटेक्स को प्रेफर किया, जिससे कि आपको सीखने को मिला कि जो काम हम गेट से करते थे वही काम सी प्रोसेस में किससे करते, गेट लाइन से करते हैं। अब ऐसे यहाँ पे भी सी आउट आ जाएगा। और हम जानते कि हमें क्या क्या इनपुट करना है। हमें इनपुट करना है x का p, x का c और x का m। हमने पढ़ा था कि सीन की खासियत क्या है कि सीन में हमें इनफॉर्मेट स्पेसिफायर भी नहीं देना पड़ता है और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का भी यूज़ नहीं करना पड़ता। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लश की जगह यहाँ पे क्या यूज़ होता है, सीन डॉट इग्नोर। अगर मैं ये प्रोग्राम भी सी सिंटेक्स में सिखाता तो कभी भी आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाते कि प्रिंटफ कैसे यूज़ होता है और सी आउट हमें कैसे यूज़ करता है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो कैलकुलेशंस हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस पूरे को मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। बस हमें यहाँ पे एक ही जगह क्या करना पड़ेगा, एक्स। अब यहाँ पे दो का फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूले बस एक बार ही अप्लाई करने हैं। ऐसे इसको मिटा दिया जाए और सिंपली लिखा जाए कि x की ग्रेड क्या होगी, x का परसेंट का ग्रेटर देन 60 तो पास, नहीं तो फेल। अब शो फंक्शन पहले शो करेगा नेम क्या है, तो पहले नेम शो होना चाहिए। फिर शो होना चाहिए क्या फ्रेंड्स, टोटल। फिर परसेंटेज और फिर अंत में ग्रेड। लेकिन दोस्तों किसका नेम, तो x का नाम। टोटल किसका, x का टोटल। ऐसे x का परसेंटेज और x का ग्रेड। अब आप कहेंगे सिस्टम कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा x, तो सिंपल सी बात है, सब कुछ यहाँ से डिसाइड होगा। जब हमने कहा डिस्प्ले ए तो ए की इंफॉर्मेशन एक्स में आ जाएगी। जब हम कहेंगे डिस्प्ले बी तो बी में किसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब जैसे कि हमने फिगर में शो नहीं, फिगर में हमने इसका नाम क्या प्लान किया हुआ है, डिस्प्ले, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले दे दिया। अब मेन प्रोग्राम आप जानते हैं कैसा बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम ऐसा कैसे मुझे लिखना पड़ेगा, हम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट ए बी सी, क्योंकि मैं बेनिफिट सिखाना चाहता हूं कि बेनिफिट क्या हुआ। मैं बेनिफिट सिखाना चाहता हूं कि अब कितने भी वेरिएबल्स हो काम करना हमेशा क्या होगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले जहां मेन प्रोग्राम काफी बड़े बनते थे, अब मेन प्रोग्राम काफी सिंपल हो जाएंगे। तो केवल 4 लाइनों में हमारा मेन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से इसे हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों और सेव करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कब बनेगा, जब हम इसे हेडर फाइल में सेव करेंगे, क्योंकि जब हम हेडर फाइल में से सेव करेंगे तो प्रोग्राम एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने कहा था कि कई बार हमारे फ्रेंड क्लेम करते कि मैं सी प्रोग्रामिंग आती है, सी प्लस आता है, तो टेक्निकली प्रोग्रामिंग सबको आती है,
लेकिन कितनी डेप्थ में आती है दैट मैटर्स। तो पीओपी अप्रोच, तो जिनको अच्छी प्रोग्रामिंग आती होगी वो हमेशा इस टेक्निक से प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहले हमने स्ट्रक्चर स्ट्रिंग बनाया, फिर एक फंक्शन रीड, एक फंक्शन कैलकुलेट, एक डिस्प्ले। सबसे बड़ा एडवांटेज रहा मेन प्रोग्राम में कि मेन प्रोग्राम कॉम्पैक्ट हो गया। इसे कंपाइल किया जाए, यहाँ पे जैसे कि हमने कॉपी पेस्ट परफॉर्म किया था। कॉपी पेस्ट इज ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि कभी कभी हम वेरिएबल नेम चेंज नहीं करते हैं। अब इसे रन किया जाए तो 3 इंफॉर्मेशन इनपुट करनी। पहले ए, तो अमर 40 40 40, फिर अकबर से 50 50 50, और फिर एंथनी से 60 60 60। तो सिस्टम में शो कर रहा है कि भाई पहला जो अमर था उसको कुल 120 मार्क्स मिले, वो फेल हो गया है। अकबर को 150 मार्क्स मिले, वो भी फेल हो गया है। और एंथनी बाउंड्री पास है, जिसे 60% मिला है। अब जैसा कि मैं दोस्तों को कई बार हेडर फाइल बनाना सिखा चुका हूँ, तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ 3 विथ हेडर फाइल। तो दोस्तों ये पूरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये पूरा यहाँ से हट जाएगा और सिंपली यहाँ जाएगा हैश इंक्लूड और हमारी हेडर फाइल, और वो हेडर फाइल का नाम क्या है, टेक डेव। आप लोगों की बनी हुई, लेकिन मैं फिर से बना रहा हूँ। आप लोगों को एग्जिस्टिंग फाइल को ही ओपन करना है। स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन तक सब हमने हेडर फाइल में मूव कर लिया। इसे सेव कर लेते हैं। अब देखिए एडवांटेज क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम केवल 10 लाइंस में कंप्लीट हो गया। एंड नाउ दिस इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, कि जो हमारा टीम मेंबर मेन प्रोग्राम बनाना है उसे इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमने स्टूडेंट को कैसे डिफाइन किया है, कैसे हमने रीड और शो को डिफाइन किया हुआ है। तो इसलिए अब इस प्रोग्राम को भी कंपाइल करते हैं और इसको भी रन करते हैं। तो हमने कहा राजू से 60 60 60, फरहान ये भी 60 60 60, और फिर रेंचो से 95 95 95। तो मैं तीनों की इंफॉर्मेशन शो हो गई। तो आज हमने क्लास की जो शुरुआत की है वही प्रोग्राम है, लेकिन हमने देखा कि एक अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में था और एक पीओपी अप्रोच में था।